नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल द मिस्ट्री माइंड में आपका स्वागत है, जहां मैं आपको डरावनी और रहस्यमय कहानियां सुनाता हूं। दिल्ली, भारत। शाम के 7 बजे थे और दिल्ली की सड़कों पर हमेशा की तरह ट्रैफिक का शोर गूंज रहा था। विवेक शर्मा, एक 48 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अपने ऑफिस से थका हुआ अपने छोटे से अपार्टमेंट की ओर लौट रहा था। उसका मन भारी था, आंखों में थकान और दिल में निराशा। आज ही उसे पता चला था कि उसकी कंपनी ने उसे प्रमोशन नहीं दिया, जबकि वह पूरी उम्मीद कर रहा था। पिछले कुछ महीनों से उसका काम भी ठीक नहीं चल रहा था और निजी जीवन में भी सब कुछ बिखरा हुआ था। उसकी गर्लफ्रेंड नेहा ने भी उसे कुछ हफ्ते पहले छोड़ दिया था, जिससे वह और भी टूट गया था। अपार्टमेंट में दाखिल होते ही विवेक ने अपने बैग को सोफे पर फेंका और सीधे रसोई में जाकर फ्रिज से बियर की बोतल निकाली। सोफे पर बैठकर उसने टीवी चालू किया, लेकिन उसकी आंखें स्क्रीन पर नहीं थीं। वह बस खाली निगाहों से सामने देख रहा था। मन में अनेक विचार उमड़ रहे थे। आखिर मेरी जिंदगी में सब कुछ गलत क्यों हो रहा है? उसने खुद से सवाल किया। मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी कुछ भी सही नहीं होता। वह अपने लैपटॉप को खोलता है और इंटरनेट पर बिना किसी उद्देश्य के सर्फिंग करने लगता है। तभी उसकी नजर एक ऑनलाइन फोरम पर पड़ती है, जहां लोग अपनी समस्याओं के बारे में चर्चा कर रहे होते हैं और उनके समाधान ढूंढ रहे होते हैं। एक पोस्ट पर उसकी नजर ठहरती है, जिसमें कोई व्यक्ति अपने जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए प्राचीन तंत्र साधनाओं के बारे में बात कर रहा होता है। उसमें लिखा होता है कि कुछ विशेष तंत्र और साधनाएं व्यक्ति के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन ला सकती हैं। विवेक को यह सब पहले तो बकवास लगता है, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति उसे कुछ भी आजमाने के लिए प्रेरित कर रही थी। उसने उस पोस्ट को और ध्यान से पढ़ना शुरू किया। वहां एक विशेष साधना का जिक्र था, कर्ण पिशाचिनी साधना। कर्ण पिशाचिनी साधना एक प्राचीन तंत्र जो साधक को असीमित ज्ञान और शक्ति प्रदान करता है। इस साधना के माध्यम से व्यक्ति लोगों के विचार पढ़ सकता है, भविष्य देख सकता है और अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। लेकिन इस साधना को करने के लिए गहन ज्ञान और सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी भयानक परिणाम दे सकती है। विवेक की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा कि अगर यह साधना सच में काम करती है, तो उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल सकता है। वह और गहराई से रिसर्च करने लगा। कई वेबसाइट्स, ब्लॉग्स और फोरम्स पर उसने इस साधना के बारे में पढ़ा। अधिकतर जगहों पर चेतावनियां थीं, लेकिन कुछ लोगों के अनुभवों ने उसे और भी आकर्षित किया। रात के गहराते सन्नाटे में विवेक ने निर्णय लिया कि वह इस साधना को आजमाएगा। वह किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी को बदलना चाहता था, और अगर इसके लिए उसे कुछ खतरनाक करना पड़े, तो वह इसके लिए तैयार था। अगले दिन विवेक ने अपने ऑफिस से छुट्टी ले ली। वह पूरी तरह से इस साधना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी जुटाना चाहता था। इंटरनेट पर उसे पता चला कि दिल्ली के पुराने चांदनी चौक इलाके में एक प्राचीन पुस्तकालय है, जहां तंत्र मंत्र से संबंधित दुर्लभ किताबें मिलती हैं। वह तुरंत वहां जाने का फैसला करता है। चांदनी चौक, दिल्ली। संकरी गलियों और भीड़-भाड़ वाले बाजारों के बीच विवेक ने उस पुराने पुस्तकालय को खोज निकाला। बाहर से देखने पर यह एक साधारण सी दुकान लग रही थी, लेकिन अंदर कदम रखते ही उसे एक अलग ही दुनिया का एहसास हुआ। दीवारों पर पुरानी किताबें सजी हुई थीं और वातावरण में एक अद्भुत सी रहस्यमयता थी। काउंटर के पीछे एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा था, जिसकी आंखों में गहराई और अनुभव की झलक थी। उसने विवेक को अंदर आते देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? विवेक ने थोड़े संकोच के साथ जवाब दिया, मुझे तंत्र साधना से संबंधित कुछ किताबें चाहिए, विशेषकर कर्ण पिशाचिनी साधना के बारे में। बूढ़े व्यक्ति की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उसकी आंखों में एक चिंता की लकीर उभर आई। उसने गंभीर स्वर में कहा, यह साधना बहुत खतरनाक है। तुम क्यों इसमें दिलचस्पी ले रहे हो? विवेक ने अपनी समस्याओं के बारे में बताया और कहा कि वह अपनी जिंदगी में परिवर्तन लाना चाहता है। बूढ़े व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली और बोला, बहुत लोग अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढते हुए यहाँ आते हैं, लेकिन कुछ ही लोग समझते हैं कि तंत्र की दुनिया में कदम रखना आसान नहीं है। लेकिन अगर तुमने निर्णय ले ही लिया है, तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसने पीछे मुड़कर एक पुरानी अलमारी खोली और उसमें से एक मोटी धूल भरी किताब निकाली। किताब का कवर काले रंग का था और उस पर सुनहरे अक्षरों में कुछ संस्कृत में लिखा हुआ था, यह है कर्ण पिशाचिनी तंत्र सार।
इसमें इस साधना के सभी चरणों का विस्तार से वर्णन है। लेकिन एक बार फिर सोच लो बेटा, यह राह बहुत खतरनाक है। विवेक ने दृढ़ता से कहा, मैं तैयार हूं। बूढ़े व्यक्ति ने किताब विवेक को सौंप दी और कहा, इस किताब को संभाल कर रखना और याद रखना, साधना के दौरान एक भी गलती न करना। परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। विवेक ने किताब लेकर भुगतान किया और धन्यवाद देकर वहां से निकल गया। उसके मन में उत्साह और डर का मिश्रण था। उसने सोच लिया था कि वह इस साधना को पूरा करके ही रहेगा। अपने अपार्टमेंट में लौटकर विवेक ने तुरंत किताब को खोलकर पढ़ना शुरू किया। किताब के पन्ने पीले और पुराने थे, लेकिन उसमें लिखे शब्द उसकी आंखों में नई चमक ला रहे थे। प्रत्येक पृष्ठ पर विस्तृत विवरण था कि कैसे इस साधना को करना है, किन सामग्रियों की आवश्यकता है और किन मंत्रों का जाप करना है। प्रत्येक चरण के लिए विशेष सामग्रियों और अनुष्ठानों की आवश्यकता थी। इनमें से कुछ सामग्रियां साधारण थीं, लेकिन कुछ बहुत ही विचित्र और दुर्लभ थीं, जैसे कि एक काले मुर्गे का खून, श्मशान की मिट्टी और मानव खोपड़ी। विवेक ने सभी सामग्रियों की एक सूची बनाई और उन्हें जुटाने की योजना बनाने लगा। उसने अपने कुछ संपर्कों का उपयोग करके कुछ सामग्रियां प्राप्त की, जबकि अन्य के लिए उसे शहर के अंधेरे कोनों में जाना पड़ा। एक हफ्ते बाद विवेक ने सभी आवश्यक सामग्रियां जुटा ली थीं। उसने अपने अपार्टमेंट के एक कमरे को पूरी तरह से खाली कर दिया और वहां पर साधना के लिए एक विशेष मंडल बनाया। दीवारों पर तांत्रिक प्रतीकों को लाल रंग से उकेरा गया था और कमरे में एक अजीब सी महक फैली हुई थी। साधना की रात आ गई थी। यह अमावस्या की रात थी, जो तंत्र साधनाओं के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। बाहर आसमान में चांद नहीं था और शहर की रोशनी भी उस रात कुछ मध्यम सी लग रही थी। विवेक ने अपने आप को एक काले कपड़े में लपेटा और मंडल के बीच में बैठ गया। उसके सामने सभी सामग्रियां सजी हुई थीं। उसने दीपक जलाया और आंखें बंद करके गहरी सांस ली। यह मेरा मौका है, मुझे डरना नहीं है, उसने खुद से कहा और साधना की शुरुआत कर दी। कमरे में मौन था। केवल दीपक की लौ का नृत्य और अगरबत्ती की महक वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। विवेक ने किताब से पहला मंत्र पढ़ना शुरू किया। संस्कृत के वे शब्द उसके मुंह से निकलते ही कमरे में एक अजीब सी हलचल होने लगी। मंत्र का उच्चारण करते ही हवा में एक ठंडक फैल गई। कमरे के तापमान में अचानक गिरावट आई और विवेक को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई। लेकिन उसने अपना ध्यान नहीं भटकने दिया और मंत्रों का जाप जारी रखा। जैसे जैसे मंत्रों का उच्चारण बढ़ता गया, कमरे में हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग एक साथ कुछ बड़बड़ा रहे हों। दीवारों पर लगे तांत्रिक प्रतीक चमकने लगे और दीपक की लौ अचानक तेज होकर फिर धीमी हो गई। विवेक ने अपनी आंखें खोलीं और देखा कि कमरे में एक धुंधली परछाई उभर रही है। वह परछाई धीरे धीरे आकार लेने लगी और कुछ ही पलों में एक स्त्री आकृति में बदल गई। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए और चेहरा भयानक था। वह हवा में तैर रही थी और उसके चारों ओर एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हो रही थी। वह कर्ण पिशाचिनी थी। उसकी दृष्टि सीधे विवेक पर थी। उसकी आंखों में गुस्सा, लालच और क्रूरता की झलक थी। उसने एक गहरी गूंजती हुई आवाज में कहा, किसने मुझे बुलाया है? विवेक ने अपने डर को काबू में रखते हुए जवाब दिया, मैंने, विवेक शर्मा ने। मैं तुम्हारी साधना करना चाहता हूं और तुम्हारी शक्तियों को प्राप्त करना चाहता हूं। कर्ण पिशाचिनी ने एक भयानक हंसी हंसते हुए कहा, तुम इंसान हमेशा शक्ति के पीछे भागते हो, लेकिन इसकी कीमत नहीं समझते। क्या तुम जानते हो कि इसके लिए तुम्हें क्या देना होगा? विवेक ने कहा, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। मुझे अपनी जिंदगी में परिवर्तन चाहिए। उसने अपनी लाल आंखों को चमकाते हुए कहा, अच्छा, तो सुनो, तुम्हें 3 बलिदान देने होंगे। पहला मांस का, दूसरा रक्त का और तीसरा आत्मा का। हर बलिदान के बाद तुम्हें मेरी शक्ति का एक हिस्सा मिलेगा, लेकिन याद रखना, एक भी गलती तुम्हें नर्क के द्वार तक ले जा सकती है। विवेक ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं तैयार हूं, मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। कर्ण पिशाचिनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और हवा में एक लाल रंग का निशान उभर आया। यह है तुम्हारा पहला कार्य। शहर के बाहर स्थित पुराने कब्रिस्तान में जाओ और वहां से एक ताजा मृत शरीर का मांस लेकर आओ। उसे मेरे सामने अर्पित करो, तभी पहला चरण पूरा होगा। विवेक का दिल तेजी से धड़कने लगा। कब्रिस्तान से मांस चोरी करना, यह सोचकर ही उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया
और कहा, मैं इसे पूरा करूंगा। कर्ण पिशाचिनी ने एक आखिरी भयानक हंसी के साथ कहा, तो फिर मिलते हैं जब तुम अपना कार्य पूरा कर लोगे। यह कहकर वह हवा में विलीन हो गई और कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। विवेक ने गहरी सांस ली। उसे पता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन उसने निर्णय ले लिया था और पीछे नहीं हट सकता था। रात के गहराते अंधेरे में विवेक ने अपनी कार उठाई और शहर के बाहर स्थित पुराने कब्रिस्तान की ओर चल पड़ा। यह कब्रिस्तान वर्षों से वीरान पड़ा था और लोगों के अनुसार वहां भूत प्रेतों का वास था। लेकिन आज विवेक के लिए यह सब महज कहानियां थीं। उसे अपना काम पूरा करना था। रास्ते में सड़कें खाली थीं। केवल स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी और कार के हेडलाइट्स ही अंधेरे को चीर रहे थे। विवेक के मन में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। उसने कार के रेडियो को चालू किया, लेकिन सभी चैनल्स पर सिर्फ शोर आ रहा था। उसने रेडियो बंद कर दिया और ध्यान सड़क पर केंद्रित किया। कुछ ही देर में वह कब्रिस्तान के मुख्य द्वार पर पहुंच गया। द्वार जंग लगा हुआ था और आधा टूटा हुआ था। उसके ऊपर उगी हुई लताएं और पेड़ पौधे उसकी पुरानी स्थिति को दर्शा रहे थे। विवेक ने कार को बाहर पार्क किया और टॉर्च लेकर अंदर की ओर बढ़ा। कब्रिस्तान के अंदर कदम रखते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। चारों ओर घना अंधेरा था और पेड़ों की शाखाएं हवा में अजीबोगरीब आवाजें कर रही थीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, टॉर्च की रोशनी से रास्ता ढूंढते हुए। जगह जगह पुरानी और टूटी हुई कब्रें दिखाई दे रही थीं। कुछ पर नाम स्पष्ट थे, जबकि कुछ पर समय की मार ने उन्हें मिटा दिया था। कुछ दूर चलने के बाद विवेक को एक ताजा खुदी हुई कब्र दिखाई दी। उसके पास एक नया ताबूत रखा हुआ था, जो शायद हाल ही में किसी की दफनाने के बाद रह गया था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। शायद यही मौका है, उसने खुद से कहा। वह ताबूत के पास पहुंचा और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। ताबूत भारी था, लेकिन कुछ प्रयासों के बाद वह उसे खोलने में सफल हो गया। अंदर एक अधेड़ उम्र के आदमी का शव था, जो सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ था। शव का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी त्वचा पर मौत का पीला रंग छाया हुआ था। विवेक ने अपने साथ लाया हुआ धारदार चाकू निकाला और हाथ कांपते हुए शव की ओर बढ़ाया। यह करना उसके लिए आसान नहीं था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। लेकिन उसने अपनी आंखें बंद की और चाकू को शव के हाथ पर चलाया। जैसे ही चाकू ने त्वचा को काटा, एक गाढ़ा और काला खून निकलने लगा। विवेक ने एक कपड़े में मांस के टुकड़े को लपेटा और अपने बैग में रख लिया। उसके शरीर में सिहरन दौड़ रही थी, लेकिन उसने जल्दी से अपना काम पूरा किया और वहां से निकलने की तैयारी करने लगा। लेकिन तभी उसे पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था, लेकिन वह आवाज स्पष्ट थी। उसके दिल की धड़कन और तेज हो गई। वह तेजी से कदम बढ़ाते हुए कब्रिस्तान के बाहर की ओर चलने लगा, लेकिन आवाजें उसके पीछे पीछे आती जा रही थीं। कभी किसी के हंसने की आवाज, कभी रोने की और कभी फुसफुसाहटें। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा कब्रिस्तान जाग उठा हो। विवेक ने दौड़ना शुरू कर दिया। उसके पैर तेजी से चल रहे थे और सांसें उखड़ रही थीं। आखिरकार वह मुख्य द्वार तक पहुंच गया और बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की और तेजी से वहां से निकल गया। रास्ते में उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कार के पीछे एक धुंधली परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे गायब हो गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसकी कल्पना थी या सच में कुछ अजीब हो रहा था। अपने अपार्टमेंट में पहुंचकर उसने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने बैग से मांस का टुकड़ा निकाला और साधना के कमरे में जाकर उसे मंडल के बीच में रखा। अब समय था कर्ण पिशाचिनी को फिर से बुलाने का, ताकि वह पहला बलिदान स्वीकार कर सके। विवेक ने कमरे में सारी तैयारियां कर लीं। उसने दीपक जलाया, अगरबत्तियां सुलगाईं और किताब में दिए गए निर्देशों के अनुसार मंत्रों का जाप शुरू किया। मंत्रों का उच्चारण करते ही कमरे में वही ठंडक और भारीपन लौट आया। हवा में एक अजीब सी गूंज थी और दीपक की लौ फड़फड़ाने लगी। कुछ ही पलों में हवा में धुआं सा छाने लगा और कर्ण पिशाचिनी की आकृति फिर से प्रकट हुई। उसकी लाल आंखें सीधे मांस के टुकड़े पर थीं, जो मंडल के बीचों बीच रखा हुआ था। उसने एक संतुष्ट हंसी के साथ कहा, अच्छा काम विवेक, तुमने पहला कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मांस का टुकड़ा हवा में उठकर उसके हाथ में चला गया। उसने उसे अपने मुंह में डाला और चबाने लगी।
यह दृश्य इतना भयावह था कि विवेक ने अपनी नजरें नीचे कर लीं। मांस का टुकड़ा खाने के बाद कर्ण पिशाचिनी ने अपनी आंखें बंद की और फिर विवेक की ओर देखा। अब समय है तुम्हें तुम्हारी पहली शक्ति देने का। अब से तुम लोगों के मन की बातें सुन सकोगे। उनकी गुप्त इच्छाएं, उनके विचार, सब तुम्हारे सामने खुल जाएंगे। यह शक्ति तुम्हें तब तक मिलेगी जब तक तुम अगले 2 कार्य पूरे नहीं कर लेते। विवेक ने आश्चर्य से पूछा, क्या सच में मैं लोगों के मन की बातें सुन सकता हूं? कर्ण पिशाचिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, लेकिन याद रखना, यह शक्ति एक वरदान और अभिशाप दोनों हो सकती है। इसे संभालना आसान नहीं होगा। यह कहकर वह फिर से हवा में विलीन हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। विवेक ने खुद को शांत किया और साधना कक्ष से बाहर निकल आया। उसने सोचा कि इस शक्ति को आजमाने के लिए उसे लोगों के बीच जाना होगा। विवेक ने राहुल की मुस्कान का जवाब देते हुए कहा, मैं ठीक हूं, और तुम? लेकिन जैसे ही उसने राहुल की ओर देखा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। राहुल के चेहरे पर जो मुस्कान थी, वह उसके मन की वास्तविक स्थिति को छुपा रही थी। विवेक के कानों में एक धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज गूंजने लगी, जो राहुल के विचारों को प्रकट कर रही थी। यह विवेक यहां क्या कर रहा है? मैं तो सोच रहा था कि यह प्रमोशन के बाद शायद नौकरी छोड़ देगा। कंपनी में इसकी जरूरत भी क्या है? मैं ही इसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ूंगा। विवेक ने अपनी आंखें थोड़ी चौड़ी कर लीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसे यह जानकर झटका लगा कि राहुल, जिसे वह अपना दोस्त समझता था, उसके बारे में इतनी नकारात्मक बातें सोच रहा था। वह आगे बढ़ा और अपने केबिन में पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने अपनी सीट पर बैठते हुए सोचा, क्या यह शक्ति सच में काम कर रही है? जवाब में वह अपने बाकी सहकर्मियों के विचार सुनने लगा। कुछ लोग उसकी उपस्थिति पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे थे, कुछ उसके बारे में सोच रहे थे कि वह क्यों छुट्टियां ले रहा है, और कुछ उसके बारे में इतनी बुरी बातें सोच रहे थे जिनकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हर जगह उसे लोगों के असली विचार सुनाई दे रहे थे, और यह सच जानकर उसे बेचैनी महसूस होने लगी। अब उसे समझ में आ रहा था कि कर्ण पिशाचिनी ने क्यों कहा था कि यह शक्ति एक वरदान और अभिशाप दोनों हो सकती है। जैसे जैसे दिन बीतता गया, विवेक का तनाव बढ़ता गया। हर बातचीत के पीछे की सच्चाई जानना उसे मानसिक रूप से थका रहा था। वह जान गया था कि लोग अपने असली विचारों को छुपाने में कितने माहिर होते हैं, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने सब स्पष्ट था। शाम होते होते विवेक ने महसूस किया कि वह इस शक्ति को और नहीं संभाल सकता। वह जल्द से जल्द अगले चरण को पूरा करना चाहता था, ताकि इस शक्ति से मुक्त हो सके। घर पहुंचते ही उसने साधना की पुस्तक को फिर से खोला और दूसरे बलिदान के बारे में पढ़ना शुरू किया। पुस्तक में दूसरा चरण स्पष्ट लिखा हुआ था, दूसरा बलिदान, रक्त का। इस चरण में साधक को अपने शरीर का रक्त अर्पित करना होगा। यह बलिदान साधक को असीमित शक्ति प्रदान करेगा, जिससे वह अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकेगा। लेकिन याद रखना, जितना बड़ा बलिदान, उतनी ही बड़ी शक्ति। विवेक ने गहरी सांस ली। उसे समझ में आ गया था कि यह बलिदान उससे शारीरिक और मानसिक ताकत की मांग करेगा। उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार किया और अगले दिन के लिए तैयारी करने लगा। अगली रात विवेक ने पहले की तरह फिर से साधना कक्ष को तैयार किया। वह जानता था कि यह बलिदान उससे बहुत कुछ मांगने वाला है। उसने एक नया धारदार चाकू तैयार किया और अपने सामने रखा। फिर उसने दीवार पर टंगे दर्पण में खुद को देखा। क्या मैं सच में इसके लिए तैयार हूं? उसने खुद से सवाल किया। लेकिन इस बार कोई पीछे हटने का विकल्प नहीं था। उसने मंत्रों का जाप शुरू किया, और जैसे ही आह्वान पूरा हुआ, कर्ण पिशाचिनी की धुंधली आकृति फिर से प्रकट हुई। उसकी आंखों में वही लाल चमक थी, और उसने विवेक को देखा। तुम तैयार हो? उसने पूछा। विवेक ने सिर हिलाया। हां, मैं तैयार हूं। कर्ण पिशाचिनी ने हवा में एक काला निशान खींचते हुए कहा, इस बार तुम्हें अपना खुद का रक्त अर्पित करना होगा। जितना अधिक रक्त, उतनी ही अधिक शक्ति। लेकिन याद रखना, इससे तुम्हारी जिंदगी की डोर भी कमजोर हो सकती है। विवेक ने चाकू उठाया और अपनी कलाई पर रखा। वह जानता था कि यह कार्य कितना खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपने डर को दबाते हुए चाकू को अपने हाथ में घुमाया। चाकू ने जैसे ही उसकी त्वचा को चिरा, एक गहरा घाव बन गया और उसमें से खून बहने लगा।
विवेक ने खून को एक कटोरी में इकट्ठा किया और उसे कर्ण पिशाचिनी के सामने रख दिया। यह लो, मेरा बलिदान, उसने धीमी आवाज में कहा। कर्ण पिशाचिनी ने एक संतुष्ट मुस्कान के साथ कटोरी उठाई और खून को पीना शुरू कर दिया। उसका चेहरा और भी भयानक हो गया था, लेकिन विवेक को अब कुछ महसूस नहीं हो रहा था। उसकी सारी चेतना धीरे धीरे कमजोर पड़ रही थी। वह बेहोशी की हालत में था जब कर्ण पिशाचिनी ने उसे झकझोरते हुए कहा, अब तुम्हारे पास तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति है, लेकिन यह शक्ति तुम्हें बदल देगी। विवेक, सोच लो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? विवेक ने कमजोर स्वर में कहा। मैं मैं तैयार हूं। कर्ण पिशाचिनी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जाओ और अपनी इच्छाओं को पूरा करो, लेकिन याद रखना, अब तुम्हारी आत्मा मेरी हो चुकी है। यह कहकर वह गायब हो गई और विवेक अपने खून से लथपथ हालत में कमरे के बीचों बीच गिर पड़ा। विवेक ने अगली सुबह खुद को अपने बिस्तर पर पाया। वह कमजोर महसूस कर रहा था, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा थी। उसे एहसास हुआ कि वह अब साधारण इंसान नहीं रहा। उसने कमरे के चारों ओर देखा और उसके अंदर एक नई शक्ति का एहसास हुआ। वह धीरे धीरे उठा और अपने हाथ को देखा। घाव अब भी ताजा था, लेकिन उसमें से एक अजीब सी गर्मी निकल रही थी। विवेक को अब अपनी इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति मिली थी। उसने सबसे पहले अपनी नौकरी के बारे में सोचा। उसे ऑफिस में प्रमोशन चाहिए था और इसके लिए वह अब किसी भी हद तक जा सकता था। ऑफिस में पहुंचते ही उसने अपने बॉस के केबिन में कदम रखा। उसके अंदर एक अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने बॉस के सामने बैठकर आंखें बंद की और अपनी इच्छा को मन में दोहराया। मुझे प्रमोशन चाहिए, मुझे इस ऑफिस में सबसे ऊपर पहुंचना है। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने बॉस के चेहरे पर अजीब सा तनाव और चिंता दिखाई दी। अचानक बॉस ने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर देखा, फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। विवेक, मैं सोच रहा हूं कि तुम प्रमोशन के लिए सही उम्मीदवार हो। इस बारे में तुम्हारे विचार क्या हैं? विवेक मुस्कुराया। वह जानता था कि यह उसकी शक्ति का ही परिणाम था। उस दिन के बाद से विवेक की जिंदगी में तेजी से बदलाव आने लगे। उसके पास अब पैसा, पावर और लोग उसकी बात मानने लगे थे। लेकिन इस सब के बीच वह धीरे धीरे अपनी आत्मा को खोने लगा था। उसके अंदर का विवेक, जो कभी एक साधारण इंसान था, अब धीरे धीरे एक पिशाच में बदल रहा था। विवेक को अब इस शक्ति का नशा चढ़ चुका था। वह अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता था वह उसे मिल रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद उसके अंदर एक अजीब सी खालीपन थी। उसे समझ में आ रहा था कि वह अपनी आत्मा को खो चुका है। उसे अब तीसरे बलिदान का समय आ गया था, आत्मा का बलिदान। उसने एक बार फिर से साधना की पुस्तक को खोला और अंतिम बलिदान के बारे में पढ़ा। अंतिम बलिदान, आत्मा का। यह बलिदान साधक को पूर्ण शक्ति और नियंत्रण प्रदान करता है, लेकिन इसके बाद वह अपनी आत्मा को हमेशा के लिए खो देता है। साधक की आत्मा तंत्र साधना के अधीन हो जाती है और वह हमेशा के लिए अंधकार में बंध जाता है। विवेक ने एक बार फिर से खुद को तैयार किया। वह जानता था कि यह अंतिम चरण है और इसके बाद वह कभी भी पीछे नहीं लौट पाएगा। उसने साधना कक्ष को एक बार फिर से तैयार किया और कर्ण पिशाचिनी को आह्वान किया। अब समय आ गया है, उसने कहा। मैं अपनी आत्मा का बलिदान देने के लिए तैयार हूं। कर्ण पिशाचिनी ने एक भयावह हंसी के साथ कहा, तुम सच में तैयार हो? याद रखना, इसके बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। विवेक ने सिर हिलाया। हाँ, मैं तैयार हूं। कर्ण पिशाचिनी ने उसकी आत्मा को अपने पास खींच लिया और वह तंत्र साधना के अधीन हो गया। अंधकार में डूबते हुए विवेक ने अंतिम बार अपने पुराने जीवन की याद की और फिर उसकी आत्मा हमेशा के लिए कर्ण पिशाचिनी के अधीन हो गई। जब विवेक ने अपनी आंखें खोलीं, तो उसे एहसास हुआ कि वह अब दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बन चुका है। लेकिन उसने यह शक्ति किस कीमत पर हासिल की थी? उसकी आत्मा अब उसके पास नहीं थी। वह अब भी दुनिया में रह सकता था, लेकिन एक पिशाच की तरह। अब उसका हर कदम उसके अंत की ओर ले जाएगा। उसने अपनी शक्ति का उपयोग करके दुनिया को अपने अधीन करना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसे अपनी आत्मा की कमी खलने लगी। वह जानता था कि उसने जो किया है वह अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। और इस तरह विवेक की कहानी समाप्त होती है। वह एक साधारण इंसान से एक पिशाच बन गया जिसने अपनी आत्मा को खो दिया था।